हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं जनवरी मंथ की आरबीआई न्यूज़ को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो दिस इज़ द जनवरी पार्ट वन। पार्ट टू भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो उसको शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आई इंसिस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लुत्फ़ उठाइए जनवरी मंथ की आरबीआई न्यूज़ का। तो आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है, वो बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स DSIBs एज पर द रिसेंट जनवरी 2024 रिलीज अपडेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें जब भी आपको डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के बारे में आता है तो आपको तीन नाम हमेशा याद आने चाहिए। पहला है आपका SBI, दूसरा है आपका HDFC और तीसरा है आपका ICICI। ठीक है, ये आपके डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होती हैं उनको CET1 विच इज़ कॉमन इक्विटी टायर 1 की एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको फुलफिल करना होता है। ठीक है, तो उसमें हुआ क्या है, उसमें हुआ ये है कि जो आपका ICICI है, ठीक है, वो वैसा का वैसे ही है, उसी पायदान पर है, जबकि जो HDFC और SBI हैं वो अपना एक एक पायदान से ऊपर उठ चुके हैं। तो मैं आपको थोड़ा बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें क्या होता है। इसमें बकेट सिस्टम होता है। ठीक है, इसमें बकेट सिस्टम होती है। ठीक है, और बकेट्स के हिसाब से आपका CET1 की एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, नीचे से आप जब स्टार्ट करोगे इट इज़ 1 देन 2 देन 3 देन 4 एंड देन 5। ओके, तो हर एक बकेट के लिए जैसे 1 के लिए हमारे पास आता है 0.2%, 2 के लिए 0.4, 3 के लिए 0.6, 4 के लिए 0.8 और 5 के लिए 1। ओके, तो इसमें क्या होता है, तो जो आपका ICICI बैंक है वो पहले इसमें था और अब भी इसी में है, जबकि जो HDFC था वो पहले 1 से 2 पर आ गया है। तो HDFC अब कहाँ पर है, वो सेकंड बकेट में है। सिमिलरली जो आपका SBI था वो पहले 3 में था, 3 से वो जाके फोर्थ पर आ गया है, यानी कि जो आपका SBI है वो अब फोर्थ बकेट में है। Okay, so this is the whole story behind this question. Now we'll try to address the question. Now it is saying that RBI introduced a DSIB framework in July 2014, which is right. कि RBI ने जो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स का जो फ्रेमवर्क है वो जुलाई 2014 में स्टार्ट किया था। बिल्कुल सही बात है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन रिक्लासिफाइड फ्रॉम बकेट 3 टू बकेट 4। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो बकेट 3 से बकेट 4 में आ गई है, ये भी बात ठीक है। Now it is saying the HDFC Bank's DSIB buffer requirement will be 0.6% effective from April 1, 2025. Now, no. HDFC का कितना additional requirement है? It is 0.4%. So this is not 0.6, so it will be wrong. Now, fourth option is that ICICI Bank's additional common equity tier 1 is 0.2% as a percentage of risk weighted assets. This is 0.2 only, so this will be right. So the answer would be 1, 2 and 4, which would be your C. Okay, now we'll try to address the second question. What it is saying is, identify the correct statements regarding the buffer requirements of for DSIBs as recently January 2024 updated by the Reserve Bank of India. The DSIB buffer requirement for HDFC Bank as of the latest update is higher than that of the ICICI Bank. Yes, दिस इज राइट बिकॉज HDFC का कितना है, HDFC का है 0.4% और ICICI का है स्टिल इट इज 0.2%. ओके, नाउ इट इज सेइंग द एडिशनल कॉमन इक्विटी टायर 1 रिक्वायरमेंट फॉर बैंक्स इन बकेट 4 इज 0.8%. यस, बकेट 4 में SBI आता है और इसका है 0.8%. ओके, SBI's additional common equity tier 1 requirement will be 0.6% from April 1, 2025. No, it would be 0.8% from April 1, 2025. So this would be wrong. Okay, so the correct answer would be 1 and 2. So D would be the answer. Now we'll come to question 3. What it is saying, consider the following statements about the recently announced scheme initiated by the Reserve Bank of India for promoting original writings in Hindi in economics, banking, financial subject for the year 2022-23 and identify the correct ones. Okay, तो इसको समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या है कि RBI ने बोला कि अगर आप हिंदी में फाइनेंस की या कुछ फाइनेंस से रिलेटेड किताबें लिख सकते हैं, ठीक है, तो आपको प्राइज़ मिलेंगे। तो कितने प्राइज़ हैं, वो प्राइज़ हैं 3 प्राइज़ आपको मिलेंगे 1,25,000 के। ठीक है, तो 1,25,000 के आपको 3 प्राइज़
देने की बात कर रहा है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। अब हम थोड़े क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बोल रहा है। इट इज सेइंग दैट द स्कीम ऑफर्स वन प्राइज वर्थ 1,25,000 टू प्रमोट ओरिजिनल राइटिंग्स एंड रिसर्च इन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट, तो दिस इज रॉन्ग। मैंने आपको बताया कि एक प्राइज नहीं 3 प्राइज देने की बात चल रही है, ठीक है, 3 प्राइज देंगे आपको अगर आप हिंदी में कुछ बैंकिंग फाइनेंस और इससे रिलेटेड अगर आप लिख देते हैं किताब, और जो किताब भी होनी चाहिए मोर देन 200 पन्नों से ज़्यादा की होनी चाहिए, ये बात भी है। Now it is saying the eligibility for the scheme is limited for to working professors of Indian universities. So it is saying that eligibility for this is limited to working professors. So which is also wrong because this is not limited to professors. इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर्स भी आ सकते हैं आपके, इसमें आपके एसोसिएट प्रोफेसर्स भी आ सकते हैं, और इसमें आपकी सिर्फ वर्किंग नहीं, वर्किंग के साथ साथ रिटायर्ड जो आपके प्रोफेसर्स हैं वो भी आ सकते हैं, ठीक है, तो ये भी एक तरह से गलत हो गया आपका। नाउ इट इज सेइंग बुक्स रिटन ऑन द रिलेवेंट सब्जेक्ट्स एंड पब्लिश बिटवीन 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 आर कंसिडर्ड फॉर द अवार्ड। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 2023 की आप बात करेंगे, उसी बीच ये किताब लिखी जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि एन ऑथर हु हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स enters a cooling period for the 3rd year and cannot participate in the scheme during that time। ये बात कह रहा है कि अगर उसको 2 साल लगातार मिल गया, ठीक है, तो तीसरे साल में क्या होगा, तीसरे साल उसका कूलिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद चौथे से फिर से एलिजिबल हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग दैट इट हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर 2 consecutive years, then he enters into a cooling period in the 3rd year। So this is also right। So 3 and 4 would be the answer। Now we are coming to the 4th question. It is saying that regarding the recently January 2024 issued master directions on the internal ombudsman norms for banks and NBFCs, identify the correct statements। The RBI released the master direction to harmonize the instructions for the internal ombudsman mechanism across all regulated entities। तो ये बिल्कुल ठीक है कि इंटरनल ombudsman mechanism की बात कर रहा है और वो हर एंटिटी में होगा, ये भी बात कर रहा है, ठीक है। Now the second one is the new directions do not include provisions for the post of deputy internal ombudsman। ये गलत बात है क्योंकि ये जो डायरेक्शंस है इसमें उन्होंने डिप्यूटी इंटरनल ombudsman की बात की है और इंटरनल ombudsman की भी बात की है, ठीक है, तो इसमें दोनों की बात की है, तो इस वजह से आपका गलत हो जाएगा। कह रहा तीसरा है कि द डायरेक्शंस अप्लाई यूनिफॉर्मली टू ऑल NBFCs रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज एंड वेदर दे टेक डिपॉजिट्स। तो ये बिल्कुल ही गलत हो गया क्योंकि दिस ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन साइज एंड डिपेंड्स ऑन वेदर दे टेक डिपॉजिट्स और नॉट। आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि अगर NBFC डिपॉजिट टेकिंग है तो डिपॉजिट टेकिंग में उसके पास जो उसकी ब्रांचेज होनी चाहिए मोर देन 10 होनी चाहिए, एक तो ये कंडीशन है। उसके बाद बोला गया कि अगर NBFC नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, ठीक है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, तो उस केस में जो उसका एसेट साइज होना चाहिए, उसका एसेट साइज 5,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तो इसमें ये बात बोली गई है। तो ये एक तरीके से आपका गलत हो गया क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन वेदर इट ऑन द डिपॉजिट, वेदर इट इज डिपॉजिट टेकिंग और नॉन डिपॉजिट टेकिंग, एंड देन इट फर्दर डिपेंड्स ऑन द नॉन डिपॉजिट टेकिंग, फर्दर डिपेंड्स ऑन द एसेट साइज, ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। नाउ इट इज सेइंग दैट इंस्ट्रक्शंस, व्हाट इट इज सेइंग, इंस्ट्रक्शंस एम to bring uniformity in timelines for escalating complaints to the IO and the disqualification for appointing an IO। yes, तो ये बिल्कुल किया गया है कि मतलब अगर IO के पास कैसे एस्केलेट्स होगी जो कंप्लेंट्स हैं और अपॉइंटिंग IO की क्या आपकी क्वालिफिकेशंस रहेंगी, ठीक है, तो उसमें ये जनरली बताया है कि जो आपकी एज होनी चाहिए वो 70 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और जो IO का जो मिनिमम रैंक होना चाहिए वो होना चाहिए जनरल मैनेजर का, बल्कि डिप्यूटी का है वो है दिस इज DGM, तो DGM लेवल का होना चाहिए डिप्यूटी IO। तो ये करके एक मास्टर डायरेक्शन है, तो अगर आप थोड़ा बहुत बेसिक्स का अंडरस्टैंडिंग ले सकें तो अच्छा होगा। विल कम टू द 5th क्वेश्चन। It is saying regarding the recently January 2024 issued master directions on the internal ombudsman norms for banks and NBFCs, identify the correct statement regarding the tenure of the internal ombudsman or deputy internal ombudsman। It is saying that tenure of the internal ombudsman
और डिप्यूटी इंटरनल ऑम्बड्समैन इज नॉट लेस देन 2 years एंड नॉट मोर देन 5 years। तो ये गलत है। गलत इसलिए क्योंकि इसमें बोला गया है कि जो डिप्यूटी इंटरनल ऑम्बड्समैन और इंटरनल ऑम्बड्समैन है, इनका जो टेन्योर है वो 3 से कम नहीं होना चाहिए और 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इनका टेन्योर कितने से फिक्स हो गया? 3 to 5 years फिक्स हो गया। तो दिस इज रॉन्ग। इट इज नॉट लेस देन 3 एंड नॉट मोर देन 5। Now we are coming to the second option. It is saying the internal ombudsman, deputy internal ombudsman is eligible for reappointment at the same regulated entity after their term ends. No, तो ये बात गलत है। अगर एक बार उनका टेन्योर खत्म हो गया तो वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते सेम एंटिटी में। उसके बाद थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। द आरबीआई मस्ट अप्रूव द रिमूवल ऑफ एन इंटरनल ऑम्बड्समैन, डिप्यूटी इंटरनल ऑम्बड्समैन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म। बिल्कुल बात ठीक है कि आरबीआई के अप्रूवल से ही उनका रिमूवल हो सकता है। नाउ इट इज सेइंग द प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर कैन टेम्परेली एक्ट एज एन इंटरनल ऑम्बड्समैन और डिप्यूटी इंटरनल ऑम्बड्समैन इन द केस ऑफ द एब्सेंस। तो ये बात गलत है क्योंकि प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर ना तो इंटरनल ऑम्बड्समैन की जगह ले सकता है, ना ही डिप्यूटी इंटरनल ऑम्बड्समैन की जगह ले सकता है। तो ये बिल्कुल ही गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर वुड बी ओनली 3। नाउ यू हैव अ क्वेश्चन ऑफ फाइनेंशियल बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, now we'll try to understand through the options. Now it is saying financial benchmark administrators must maintain a minimum net worth of 5 crore at all times if administering significant benchmark। ठीक है, तो आपको पता होगा फाइनेंशियल बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर में दो तरीके के बेंचमार्क आ जाते हैं। एक आता है सिग्निफिकेंट और एक आता है नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, और दोनों के अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। तो सिग्निफिकेंट में जो मिनिमम नेट वर्थ है वो है 5 करोड़, ये बात बिल्कुल ठीक है। और नॉन सिग्निफिकेंट में जो आपकी नेट वर्थ है वो है 1 करोड़, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, नाउ इट इज सेइंग सेकंड ऑप्शन इज एफबीआई इज एडमिनिस्ट्रिंग अ नॉन सिग्निफिकेंट बेंचमार्क आर रिक्वायर्ड टू रिटेन डिलीटेड डाटा फॉर 10 years फ्रॉम इट्स क्रिएशन। तो ये गलत है क्योंकि जो 10 साल का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है सिग्निफिकेंट में। ठीक है, जबकि जो आपका नॉन सिग्निफिकेंट में आता है वो आता है 3 साल के लिए। तो नॉन सिग्निफिकेंट की अगर मैं बात करूं तो उन लोगों को अपना डाटा रिटेन करना रहता है फ्रॉम इट्स क्रिएशन 3 years फ्रॉम इट्स क्रिएशन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ इट इज सेइंग द थर्ड ऑप्शन इज द ओवरसाइट कमिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड द पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द मेथोडोलॉजी ऑफ द सिग्निफिकेंट बेंचमार्क। दिस इज राइट कि ओवरसाइट कमिटी का काम क्या है कि पीरियोडिक उसका रिव्यू लेना। व्हाट इज द मेथोडोलॉजी फॉर द सिग्निफिकेंट बेंचमार्क? तो दिस इज राइट ओनली। So the correct answer would be 1 and 3. So the answer would be B. Now, the second question of the financial benchmark administrator, it is saying that FBAs must document the methodology for calculating non-significant benchmarks and announce any amendment at least 15 days prior to them taking effect. This is right क्योंकि ये बोलते हैं कि अगर आप नॉन सिग्निफिकेंट बेंचमार्क की बात कर रहे हो तो अगर कोई भी इफेक्ट आपने कुछ उसमें इम्प्रूव किया, ठीक है, तो कोई भी इफेक्ट उसके टेक प्लेस करने से पहले आपको 15 दिन पहले से कम 15 दिन पहले से उसको अनाउंस करना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज राइट। नाउ व्हाट इट इज सेइंग दैट फाइनेंशियल बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर्स ओवरसीइंग सिग्निफिकेंट बेंचमार्क्स मस्ट रिटेन ऑल रिटन रिकॉर्ड्स फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years। यस, दिस इज राइट। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि सिग्निफिकेंट बेंचमार्क्स के लिए जो पीरियड है वो 10 साल है, नॉन सिग्निफिकेंट बेंचमार्क के लिए जो पीरियड है वो 3 साल है। फॉर सिग्निफिकेंट बेंचमार्क्स द डाटा लिंक टू लिटिगेशन डिस्प्यूट्स arbitration must be kept for 2 years in the final resolution। this is right। क्योंकि litigation dispute से कोई भी related डाटा होता है तो उसको कितने टाइम के लिए रखना पड़ता है? उसको 2 साल के लिए रखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मेरे फोर्थ ऑप्शन पर। इट इज सेइंग FBAs shall make public the significant benchmarks either on the day of their release or with a lag not exceeding 15 days from the release। so this is right कि जब भी कोई बेंचमार्क रिलीज होगा या तो उसी दिन रिलीज होगा या फिर 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए उसको रिलीज करने के लिए। तो इस केस में आपके सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो ऑल ऑफ द अबव वुड बी द राइट आंसर। नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन। इट इज सेइंग द बेस्ड ऑन द रिसेंटली रिलीज गाइडलाइंस ऑन मिनिमम होल्डिंग पीरियड एग्जाम्पशन। तो मिनिमम होल्डिंग पीरियड के बारे में बात कर रहा है फॉर ट्रांसफर ऑफ रिसीवेबल्स। ठीक है, तो now it is saying the RBI has exempted all scheduled commercial banks excluding regional banks and all India financial institutions from the minimum holding period requirement। So this is right, ऐसा हुआ है। Now it is saying that to qualify
for the MHP exemption, the residual maturity of the receivable at the time of the transfer should not exceed 90 days. So this is right. इसका मतलब है कि अगर आपको MHP एग्जामिनेशन के लिए करना है, क्वालिफाई होना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, जो आपकी रेसिजुअल मेच्योरिटी होगी, ठीक है, जो रेसिजुअल मेच्योरिटी होगी रिसीवेबल्स की, वो 90 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है. नाउ थर्ड ऑप्शन इज द ट्रांसफरी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंडक्ट एनी क्रेडिट अप्रेजल ऑफ द ड्रॉई ऑफ द बिल बिफोर एक्वायरिंग सच रिसीवेबल. दिस इज रॉन्ग, क्योंकि जब आप मान लो पहले तो उसको समझते हैं रिसीवेबल्स क्या है. जैसे सपोज करो आप एक सेलर हो, ठीक है, सेलर ने और आप यहाँ पे क्या है, बायर, ठीक है. तो सेलर ने इसको कुछ सामान बेचा, बायर ने खरीद लिया, ठीक है, बायर ने खरीद लिया, पर बायर के पास अभी इसको देने के लिए पैसे नहीं है. तो सेलर क्या करेगा, सेलर एक बिल इसको दे देगा, ठीक है, एक बिल इसको दे देगा कि भाई ये आपका इतना बिल है और ये आपको हमें देना है, ठीक है. तो बायर की क्या है, बायर की अब एक ऑब्लिगेशन बन गई है कि बायर को इसको पैसे देने ही देने, ठीक है. तो फैक्टरिंग आपने सुना होगा. फैक्टरिंग में क्या होता है कि जो दूसरी पार्टी होती है वो इस बिल को खरीद लेती है, ठीक है, वो इस बिल को खरीद लेती है सेलर से. वो सेलर से खरीद लेगी तो सेलर को क्या करेगी, वो उसका अमाउंट दे देगी प्लस अपना कमीशन काट लेगी, जो भी एक फैक्टरिंग की कोई भी कंपनी तीसरी लेकर आ जाएगा, ठीक है. अब इसको समझते हैं. अब बोल रहा है ट्रांसफरी, ट्रांसफरर होता है और एक होता है ट्रांसफरी. ट्रांसफरर वो होता है जो ट्रांसफर कर रहा है और ट्रांसफरी वो होता है जिसके पास ट्रांसफर हुआ है, ठीक है. अब मान लो फैक्ट्री में कोई एक कंपनी थी जिसके पास ट्रांसफर हुआ था, तो अभी बोल रहा है कि द ट्रांसफर इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंडक्ट एनी क्रेडिट अप्रेजल ऑफ द ड्रॉई ऑफ द बिल बिफोर एक्वायरिंग सच रिसीवेबल. दिस इज रॉन्ग, क्योंकि उसको तो करना ही करना है, उसको क्रेडिट अप्रेजल तो करना ही करना है कि भाई जिसके लिए मैं ये सब बिल वगैरह ये सब ले रहा हूँ अपनी तरफ, तो क्या वो सच में क्रेडिट वर्दी है या नहीं है, तो ये जानने के लिए होता है. तो ये गलत हो जाएगा. नाउ वी आर कमिंग टू फैक्टरिंग बिजनेस इन्वॉल्व द सेल ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स टू मीट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स. तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि फैक्टरिंग में ये सेल ऑफ स्टॉक्स बॉन्ड्स नहीं होता. फैक्टरिंग में होता है जो आप क्या करते हो उसमें, सेल ऑफ रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स या बिल रिसीवेबल्स कर दो, तो रिसीवेबल्स की बात होती है, ना कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स की बात होती है. कहता है इन अ फैक्टरिंग ट्रांजैक्शन द फैक्टर पेज द बिजनेस द इनवॉइस अमाउंट माइनस का कमीशन. दिस इज राइट. जैसे फैक्टरिंग में क्या हो रहा था, अभी जो फैक्टर है क्या करेगा, अभी सेलर को उसकी अमाउंट भी दे देगा पर अपना कमीशन काट लेगा. तो ये दिस वुड बी द राइट आंसर. तो 1, 2 and 5 वुड बी द करेक्ट आंसर. Now we are coming to the second question on MHP only. It is saying that consider the following statements recently released guidelines on minimum holding period, exemption for transfer of receivables, and identify the correct ones. Factoring business is a type of finance where companies sell their stocks to meet liquidity needs. So ये गलत हो गया. स्टॉक सेल नहीं करते, वो रिसीवेबल सेल करते हैं, ठीक है, रिसीवेबल्स. So this is wrong. In factoring, the factor pays the company the full invoice value without deducting any commission or fees. This is also wrong. मैंने आपको बोला था कि वो क्या कर देगा, वो उसको उसकी पूरी इन्वॉइस की वैल्यू भी दे देगा प्लस अपना कमीशन काट लेगा, ठीक है. तो ये गलत हो गया. नाउ द सेकंड वन इज द सेकेंडरी मार्केट इन्वॉल्व्स ट्रेडिंग ऑफ प्रीवियसली इशूड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड डेरिवेटिव्स. तो बिल्कुल बात ठीक है. जो एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट में कंपनीज जो आपके ट्रेडर्स होते हैं उनको डायरेक्टली इशू करता है, जैसे आईपीओ हो गया आपका, ठीक है. तो आईपीओ में क्या हो रहा है कि कंपनी सीधा सीधा इशू कर रही है. बट जबकि सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट में जो ऑलरेडी इशू शेयर्स होते हैं वही लोग एक दूसरे से ट्रेड करते हैं. तो दिस इज सेकेंडरी मार्केट. नाउ व्हाट इज सेइंग द सेकेंडरी मार्केट इन्वॉल्व्स ट्रेडिंग ऑफ प्रीवियसली इशूड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज स्टॉक्स. तो ये बिल्कुल ठीक हो गया. इन द सेकेंडरी, नाउ द फोर्थ ऑप्शन इज दैट इन द सेकेंडरी मार्केट न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड and sold to the public for the first time. No, this is wrong. Sold to the public for the first time ये किस में होता है, प्राइमरी मार्केट में होता है. ओके, तो ये आपका क्या हो गया, आपका सिर्फ इसमें थर्ड ऑप्शन ठीक है. दिस इज थर्ड ओनली. नाउ वी आर कमिंग टू द 10th क्वेश्चन. इट इज सेइंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द रिसेंटली इशूड क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमईज. तो क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई आपको पता होना चाहिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है. ओके, now it is saying the Udyam registration portal was launched in July 2021. This is wrong,
क्योंकि जो उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो कब लॉन्च हुआ था? जुलाई 2020 में लॉन्च हुआ था। नाउ सेकंड ऑप्शन इज उद्यम रजिस्ट्रेशन इज अ पेड सर्विस रिक्वायरिंग पेपर। नो नो नो, उद्यम रजिस्ट्रेशन इज अ फ्री सर्विस, तो ये भी आपका गलत हो गया। उद्यम रजिस्ट्रेशन इज एसेंशियल फॉर एमएसएमईज टू बेनिफिट फ्रॉम स्कीम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई एंड प्राइवेट सेक्टर लैंड। दिस इज राइट कि अगर आपको प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग का मजे उठाना है या एमएसएमई मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई से मजे उठाने हैं तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन भी लेना ही लेना है। फोर्थ ऑप्शन इज ऑल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड लोकल एरिया बैंक्स आर सब्जेक्ट टू द क्लास। यस, तो इसमें सारी जो बैंक्स हैं सबका क्लासिफिकेशन इसमें होता है, ठीक है। एमएसएमई का क्लासिफिकेशन सबके लिए एप्लीकेबल है। 3 and 4 आर राइट। तो अगर आपको एमएसएमई के क्लासिफिकेशन अगर शायद कुछ लोगों को नहीं आता होगा, आई ट्राई टू ईज इट इन अ वेरी शॉर्ट मैनर। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक तो आपका इन्वेस्टमेंट होता है, दूसरा आपका टर्नओवर होता है, ठीक है। टर्नओवर में आपको बेसिकली आपको पता होगा कि माइक्रो होता है, ठीक है। ये जो आपकी क्लासिफिकेशन होता है उसमें स्मॉल होता है, फिर मीडियम होता है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, इन्वेस्टमेंट में 1 डाला, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो इट वुड बी 5। स्मॉल में यहाँ 10 डाला, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5, 50। तो इसमें आप अगर 50 डालोगे, इसको मल्टीप्लाई करो बाय 5, इट वुड बी 250। तो दिस इज व्हाट द क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई इज। Now we are coming to the 11th question. What it is saying that evaluate the following statements about the recently issued extension of timeline for implementation of instructions. Okay, penal charges in loan accounts. Penal charges in loan accounts में ये अभी रिसेंटली इशूड गाइडलाइंस है। इसमें क्या हुआ है कि जो आरबीआई बोल रहा है कि जो जैसे मान लो कभी डिफ़ॉल्ट हो जाता है कभी लोन देने में, तो जो बढ़ चढ़ के जो बैंक्स पीनल इंटरेस्ट परसेंटेज ऐड कर देते हैं, वो ना करके आपको सिर्फ पीनल चार्जेस लेने हैं। तो ये इस गाइडलाइन में मोटा मोटा बोला गया है। तो उसको समझते हैं ऑप्शंस के द्वारा। द टाइमलाइन फॉर इम्प्लीमेंटिंग द न्यू इंस्ट्रक्शंस हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय 3 months फॉर ऑल रेगुलेटेड। यस, 1 अप्रैल 2024 तक है इसका टाइमलाइन। नाउ द सेकेंड वन इज ओनली कॉमर्शियल बैंक्स एंड एनबीएफसीज आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द न्यू इंस्ट्रक्शन फॉर फ्रेश लोन्स from April 1, 2024. This is wrong. Actually, not only commercial banks and NBFCs, but all other also, like cooperative banks are there, all India financial institutions are there, so they are also applicable. So it will also be wrong. Now the third question is regulator entry must apply the new instructions to the existing loan, with changes in penal charges to be made at the next review renewal date on or after 1 अप्रैल 2024. Yes, बिल्कुल ठीक है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक एग्जाम, नाबार्ड, सिडबी आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम दीज। नो नो नो, इसमें सब आता है, सब चीज़ इसमें कॉमर्शियल बैंक्स हो गई, एनबीएफसी हो गई, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये सब के लिए एप्लीकेबल है। पेमेंट्स बैंक्स आर इंक्लूडेड अमंग द एंटिटीज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट दिस। नो, पेमेंट बैंक्स इसके लिए वो नहीं है, क्योंकि जब भाई आप लोन्स और इन सब की बात कर रहे हो तो पेमेंट बैंक्स को तो कोई लेना देना है ही नहीं है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1, 3, only 1 and 3, I guess. So this would be the answer. Now we are coming to our 12th question. Assess the following statements related to the recently issued review of national development banks and identify the correct ones. NABARD, NHB and SIDBI are included as national development banks in the net stable fund ratio. Okay, तो net stable fund ratio ये आपको पता होगा, this is a part of Basel 3 norms. तो नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो बेसिकली होता क्या है कि आपका अवेलेबल स्टेबल क्रेडिट कितना है, ठीक है, अवेलेबल स्टेबल क्रेडिट, और इसको अगर आप डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे, रिक्वायर्ड स्टेबल क्रेडिट आप कितना कर दो, ठीक है। तो यही आपका क्या कहलाएगा, ये आपका नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो कहलाता है। अब इसको थोड़ा समझते हैं ऑप्शंस के जरिए से। बोल रहा है कि नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी आर इंक्लूडेड नेशनल डेवलपमेंट बैंक द नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, बिल्कुल ठीक है। द एग्जिम बैंक पहले था कि सिर्फ इन तीनों को इंक्लूड किया गया था, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी को नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो के फ्रेमवर्क में, पर अब क्या है कि एग्जिम और नेफविड को भी इसके फ्रेमवर्क में इंक्लूड कर लिया गया है। तो दिस इज सेइंग दैट एग्जिम बैंक इज नॉट कंसिडर्ड, नो, सो दिस इज रॉन्ग बिकॉज नाउ एग्जिम बैंक एंड नेफविड आर बोथ आर इंक्लूडेड। The third one is loan to NDBs with a remaining maturity of 1 year or more than that have a risk weight of 35% or lower will have a reduced stable funding rate of 65%. तो इसमें क्या बोला गया है
कि जो आप नेशनल डेवलपमेंट बैंक्स को जो भी आपका लोन्स है, अगर उनकी मेच्योरिटी 1 साल या 1 साल से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, तो दैट और उनका जो रिस्क वेट है 35% या उससे कम है, तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका रिड्यूस स्टेबल फंडिंग है वो कितने से रिड्यूस हो जाएगा, इट वुड बी रिड्यूस टू 65%. ओके, so this is what it is in the RBI circular. If you want, you can have a look into it. Then the fourth option is Basel III norms necessitates a stable funding profile for banks in relation to their off balance sheet activities. Basel III norms necessitate a stable funding profile. Yes, so this is right. That what Basel III norms necessitates is necessitate a stable funding profile for banks. So this is right. So what you got is you got 1, 3 and 4. So the answer would be D. Now we are coming to our 13th question. 13th question is analyze the following statements regarding the recently revised instructions on bulk deposit. Bulk deposit की बात करते हैं for urban cooperative banks. तो urban cooperative banks में आपको शायद पता होगा कि bulk deposit कहा जाता था किनको, कि जो 15 लाख से ज़्यादा जो ज़्यादा डिपॉजिट होते थे उनको बल्क डिपॉजिट कहते थे. पर अभी रिसेंटली चेंज हुआ है. चेंज में ये हुआ है कि जो टायर 3 और टायर 4 है, ठीक है, टायर 3 और टायर 4 की जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, अगर उनकी बात करूँगा तो उनको बल्क डिपॉजिट तब कहूँगा जब 1 करोड़ से ज़्यादा होगा. जबकि टायर 1 और टायर 2 में स्टिल सेम डेफिनेशन है कि आपकी अगर 15 लाख से ज़्यादा होगी तो आपका बल्क डिपॉजिट कहलाएगा. बस इतनी सी कहानी है, ठीक है. और इसको थोड़ा समझते हैं थोड़ा ऑप्शंस के जरिए से, तो आपको अच्छा क्लैरिटी हो जाएगा. द रिवाइज डेफिनेशन ऑफ बल्क डिपॉजिट फॉर शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन टायर 3 एंड 4 इन सिंगल टर्म डिपॉजिट रुपीज 1 करोड़ एंड अबव. टायर 3 एंड टायर 4 के लिए ठीक है. बोल रहा है कि फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अदर देन दोज इन दिस द बल्क रिपोर्टेड रिमेन्स अनचेंज एट रुपीज 15 लाख एंड अबव. दिस इज ऑल्सो राइट. द मास्टर डायरेक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ डिपॉजिट 2016 initially defined bulk deposit as single rupee term deposit of rupees 15 lakh and above. तो this is both all three are right only. ठीक है, तो ये सब सही है. अच्छा, अभी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको शायद टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 कोऑपरेटिव बैंक्स का डिफरेंशिएशन शायद ना पता हो. तो एक बार मैं थोड़ा उसको रेट कर देता हूँ. टायर 1 में, टायर 2 में, टायर 3, टायर 4 कि इनको कैसे डिपॉजिट्स के हिसाब से कैसे किया गया कि अगर आपका डिपॉजिट जो है अगर लेस देन 100 करोड़ में आता है तो टायर 1 में हो जाता है. 100 से 1000 करोड़ के बीच में आपका टायर 2 में आ जाता है. 1000 से 10,000 करोड़ के बीच में आपका टायर 3 हो गया. और ग्रेटर देन 10,000 करोड़ अगर बात करोगे तो दिस वुड बी टायर 4. Okay, now we are coming to question number 14. It is saying which of the following statements are true regarding the recently revised instruction for inoperative accounts. वो होते हैं अगर मान लीजिए कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन अगर 2 साल तक ना हो किसी अकाउंट में तो वो इनऑपरेटिव हो जाएंगे. यही होता है, ठीक है. तो थोड़ा समझते हैं ऑप्शंस की के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. बैंक्स मस्ट अंडरटेक एन एनुअल रिव्यू ऑफ अकाउंट्स विद नो कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन फॉर मोर देन अ ईयर. दिस इज राइट कि भाई बैंक्स को एक एनुअल रिव्यू लेना पड़ेगा उन अकाउंट्स में जिसमें कोई भी कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है 1 साल तक, ठीक है. अब बोला है कि अकाउंट्स ओपन फॉर क्रेडिट ऑफ स्कॉलरशिप अमाउंट्स आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम बीइंग लेबल्ड इनऑपरेटिव आफ्टर 1 ईयर ऑफ नो यूज. दिस इज रॉन्ग एक्चुअली. मतलब ये बात तो ठीक है कि जो स्कॉलरशिप के अकाउंट्स हो गए, ठीक है, और जो आपके सब्सिडी वाले अकाउंट्स हो गए वो इनऑपरेटिव नहीं हो सकते. उनके लिए ये जो कंडीशन है वो एग्जाम्प्टेड है इससे. बट इसमें लिखा है कि आफ्टर 1 ईयर ऑफ नॉन यूज. सो दिस इज रॉन्ग. मैंने आपको बताया कि जो आपका इनऑपरेटिव कब होगा, इनऑपरेटिव तब होगा जब आप 2 साल बिना किसी ट्रांजेक्शन के करोगे. तो दिस आर एग्जाम फ्रॉम बीइंग लेबल्ड इनऑपरेटिव आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ नॉन यूज. तो तब आ जाएगा, ठीक है जी. तो आपका पहला ठीक है, दूसरा गलत है. बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू लिवाइज चार्जेस फॉर एक्टिवेटिंग इनऑपरेटिव अकाउंट. तो ये बात गलत है. आप बैंक्स को कोई चार्ज नहीं लेना है किसी भी कस्टमर से फॉर एक्टिवेटिंग देयर इनऑपरेटिव अकाउंट्स, ठीक है जी. तो और उसमें इनएक्टिवेटिव अकाउंट्स में जो इनऑपरेटिव अकाउंट्स हैं उसमें आप मिनिमम बैलेंस का पीनल चार्ज भी नहीं काट सकते कि भैया मिनिमम बैलेंस नहीं है तो बैंक्स काटते रहते हैं. वो मिनिमम बैलेंस का पीनल चार्ज भी नहीं काट सकते आप. तो यानी कि इसमें क्या बोल रहा है, क्या सही पूछने आता है, तो 1 ओनली. Now we are coming to the second question. Now it is saying banks must update KYC for activating operative accounts
ओनली एट द मेन ब्रांच, नो नो, ये किसी भी ब्रांच में हो सकता है और ये वीडियो से भी थ्रू हो सकता है, VCIF बोलते हैं, वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, ओके, VCIF से आप कर सकते हो. Now it is saying inoperative accounts are reviewed for fraudulent activities for at least 6 months after reactivation. बिल्कुल ठीक है कि अगर आपने एक बार उसको reactivate कर दिया है तो वो अंडर बेंच के रिव्यू में रहेंगे for at least 6 months. Now it is saying banks are allowed to charge a fee for non-maintenance of minimum balance. No no no. Banks minimum balance का नॉन मेंटेनेंस नहीं काट सकता चाहे कुछ भी हो जाए. So in this way the correct answer would be 2 only. Now we are coming to the 16th question. It is based on your commercial paper and non-convertible debentures. तो आपको पता होगा एज पर रिसेंटली एक गाइडलाइन जारी हुई है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं. कॉमर्शियल पेपर एनसीडीज मस्ट बी इशूड इन डीमेटेरियलाइज फॉर्म. बिल्कुल बात ठीक है कि डीमेटेरियलाइज फॉर्म में इशू होना चाहिए, बिल्कुल बात ठीक है. इट इज सेइंग द मिनिमम डिनोमिनेशन फॉर इशूइंग सीपीज एंड एनसीडीज इज 1 लाख रुपीज. नो, मिनिमम डिनोमिनेशन क्या है 5 लाख और उसके बाद 5 लाख के मल्टीपल्स में होता है. ठीक है. नाउ इट इज सेइंग द सीपीज हैव अ टेन्योर 7 दिन से 1 साल, वाइल एनसीडीज हैव अ टेन्योर बिटवीन 90 डेज टू 1 ईयर. बिल्कुल बात ठीक है कि सीपी का टेन्योर होता है 7 दिन से 1 साल और एनसीडी का टेन्योर होता है 90 दिन से 1 साल. तो ये बात ठीक है और इसमें आपका पहला ठीक है, तो 1 और 3 इसमें हो जाएगा. Now we are coming to the 17th question. 17th question is also about CP and NCD only. CP shall be issued at a discount to the face value. बिल्कुल बिल्कुल फेस वैल्यू के डिस्काउंट पे CP इशू किए जाते हैं. मगर मान लो सपोज करो 1000 रुपये उसकी वैल्यू है तो आपको इशू कर देगा 800 रुपये पे, 900 रुपये पे. ठीक है, तो इट इज इशूड एट द डिस्काउंट. वाइल एनसीडीज का 2 ऑप्शन रहते हैं भाई, या तो फेस वैल्यू के डिस्काउंट पे भी कर सकता है या फिर फिक्स और फ्लोटिंग रेट कूपन पे भी कर सकता है. ठीक है, तो पहला आपका ठीक हो जाएगा. अब बोला है कि एन आईपीए विच इज इशूइंग एंड पेइंग एजेंट मस्ट बी अपॉइंटेड फॉर ईच इशुएंस ऑफ सीपी. बिल्कुल बात ठीक है. जब भी आप इशू कर रहे हो सीपी एनसीडी तो आईपीए मस्ट बी हैज टू बी अपॉइंटेड विच इज इशू एंड पेइंग एजेंट. नाउ इट इज सेइंग द थर्ड इज द टोटल सब्सक्रिप्शन बाय इंडिविजुअल्स in any primary issuance of CPs and NCDs should not exceed 50% of the total amount issued. तो ये बात गलत है. देखो, सीपीज और एनसीडी जब आप इशू कर रहे हो, ठीक है, तो इंडिविजुअल का जो कोटा होता है, इंडिविजुअल कोटा जिसमें आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी आ जाता है, ये बात ध्यान रखना, तो वो इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 25%. 25% का इंडिविजुअल वाला कोटा होता है. इसमें बोल रहा है कि टोटल सब्सक्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल्स इन एनी प्राइमरी इशुएंस ऑफ सीपी एंड एनसीडी शुड एक्सीड 50%. तो ये गलत हो गया. अगर यहाँ 25% हो तो आपका सही हो जाता है. ठीक है जी, तो आपका 1 and 2 विल बी द राइट आंसर. Now we are coming to the 18th question. It is saying recently the conference for the heads of assurance functions of scheduled commercial banks was held. What was the theme of the conference? Conference की theme क्या थी? Conference की theme थी resilient financial system, role of effective assurance functions. ठीक है जी. तो अभी हेड ऑफ इंश्योरेंस जिसमें आपका रिस्क ऑफिसर, कंप्लाइंस ऑफिसर, इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, ये सब आ जाता है. तो इनकी एक मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग की एक छोटी सी आप अगर ये थीम याद रख लोगे तो ठीक है. रेजिलिएंट फाइनेंशियल सिस्टम, रोल ऑफ इफेक्टिव एश्योरेंस फंक्शंस. ठीक है, अब आते हैं हमारे 19th क्वेश्चन पर. 19th बोला है एज पर पार्ट ऑफ द रिजर्व बैंक्स एंगेजमेंट विद सुपरवाइज एंटिटीज अ मीटिंग विद द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऑफ द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज वाज रिसेंटली हेल्ड. In this meeting, the deputy governor highlighted 6 areas for the CICs to focus on. Which of the following is not one of them? ओके, तो ये तो थोड़ा देखिए बहुत डीप क्वेश्चन हो गया. इस डीप वैसे अगर आपको एग्जाम में आए तो आई विल रिकमेंड कि इसको छोड़ दो अगर आप यू हैव नो आइडिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन है कि 6 के 6 आपको पता होना चाहिए उसके लिए. तो वैसे इसका जो आंसर देखोगे तो नीड टू इम्प्रूव द डाटा क्वालिटी, बिल्कुल बात ठीक है. जो CIC क्या होता है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी, जो आपकी सिबिल रिपोर्ट, क्रिफ वगैरह ये सब होती हैं वो टाइमली एड्रेसल ऑफ कस्टमर. आप थोड़ा सा लॉजिक के साथ देखो, टाइमली एड्रेसल ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स, कि हाँ भाई जो कस्टमर की कंप्लेंट्स होती हैं वो टाइमली एड्रेस होनी चाहिए, बिल्कुल बात ठीक है. स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंटरनल ओम्बड्समैन फ्रेमवर्क, बिल्कुल बात ठीक है. स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस फॉर हैंडलिंग डाटा एंड करेक्शन रिक्वेस्ट, स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस फॉर हैंडलिंग डाटा करेक्शन रिक्वेस्ट, तो ये भी बात ठीक है. स्ट्रीमलाइनिंग द डाटा थेफ्ट प्रोसेस, ये किसका कोई लॉजिक नहीं बनना. डाटा थेफ्ट प्रोसेस का स्ट्रीमलाइनिंग द डाटा थेफ्ट प्रोसेस, तो इसमें CIC का कोई रोल मुझे तो लग नहीं रहा, उसमें कुछ जिक्र भी नहीं हुआ होगा. इससे रिलेटेड थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, तो इट वुड नॉट बी, तो इट वुड बी द इनकरेक्ट वन, राइट.
तो आंसर वुड बी ई. Now we are coming to the 20th question. Consider the following statements about the recently January 2024 changes made in the credit investment concentration norm. Credit concentration norms वो होती हैं, जैसे सपोज करो कि एक आदमी की कुछ पर बोरोअर लिमिट होगी, तो बैंक सारा का सारा पैसा इसी ना दे दें, सिर्फ इसी आदमी को ना दें, एक फर्म को ना दे दें, तो इसके लिए क्रेडिट कंसल्टेशन नॉर्म्स बनाए गए हैं एनबीएफसी के लिए. इसके बारे में बात चल रही है. ठीक है, अब बोल रहे हैं क्या, थोड़ा वैसे समझते हैं. क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स कैन नाउ बी यूज बाय एनबीएफसी एमएल. हाँ बिल्कुल बात ठीक है. एनबीएफसी एमएल इज एनबीएफसी मिडिल लेयर. तो क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप. ठीक है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप हो गया आपका, तो इट कैन बी यूज बाय एनबीएफसी मिडिल लेयर टू ऑफसेट देयर एक्सपोजर. नाउ द ऑन बैलेंस शीट अमाउंट्स आर कंसिडर्ड एट फेस वैल्यू. तो जो ऑन बैलेंस शीट अमाउंट्स होगी, जो बैलेंस शीट्स पर जो आइटम्स होते हैं उनको ऑन बैलेंस कहते हैं, जो बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होता उनको ऑफ बैलेंस कहते हैं. द ऑन बैलेंस शीट अमाउंट्स आर कंसिडर्ड एट फेस वैल्यू, whereas off balance sheet items are converted into credit risk equivalent using specific factors. तो भी बात ठीक है. तुम जो ऑन बैलेंस जो अमाउंट होंगे वो उनको फेस वैल्यू पर आप कंसिडर करोगे, जबकि जो ऑफ बैलेंस आइटम्स होंगे उनको आप कन्वर्ट करोगे क्रेडिट रिस्क इक्विवेलेंट्स में. ठीक है, अब बोल रहा है, थर्ड बोल रहा है, एक्सपोजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट एलिजिबल फॉर 0% रिस्क वेट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम क्रेडिट. तो ये जो आपका क्रेडिट कंसंट्रेशन नॉर्म्स होगा, ये किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पर एप्लीकेबल नहीं होगा. तो ये तो सारे ठीक लग रहे हैं. ठीक है, now we are coming to the next question. It is saying that regarding the recently revised credit investment concentration norms for NBFCs, identify the true statements. NBFC BL, which is base layer, must establish an internal board approved policy for credit concentration limit. तो इनके पास बिल्कुल एक इंटरनल अप्रूव पॉलिसी होनी चाहिए. एनबीएफसी बेस लेयर के पास बिल्कुल ठीक लग रहा है. एक्सपोजर वेयर द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर फुल्ली गारंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम क्रेडिट कंसंट्रेशन नॉर्म. बिल्कुल बात ठीक है. जहाँ पर भाई जब पूरी गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है तो वहाँ से भी कंसंट्रेशन नॉर्म से आप एग्जेम्प्टेड हो जाओगे. देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट सेट फॉर द शिफ्ट इन एक्सपोजर टू द स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड बाय द एनबीएफसी मिडिल लेयर. बिल्कुल बात ठीक है कि इसका कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है. ठीक है, जब आपका एक्सपोजर शिफ्ट होता है किस पर, स्टेट गवर्नमेंट पर, तो उसका कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है. ठीक है, कब, जब एनबीएफसी मिडिल लेयर हो तब. तो इसमें तो मुझे सारी ठीक लग रहे हैं. तो आंसर वुड बी 1, 2, 3. नाउ वी आर कमिंग टू द 22nd क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंटली रिलीज गाइडलाइंस अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स. ओके, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स. ठीक है जी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ रिमूवल ऑफ एसेस. बिल्कुल बात ठीक है. एन ऑडिट फर्म कैन कॉन्करेंटली टेक अप स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ अ मैक्सिमम ऑफ 5 बैंक्स इंक्लूडिंग नॉट मोर देन 1 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स इन अ ईयर. तो ये बात ठीक है कि भाई मैक्सिमम जो एक फर्म है, ऑडिट फर्म, वो कितने स्टैट्यूटरी ऑडिट ले सकती है, मैक्सिमम ऑफ 5 बैंक्स. पर उसमें ये बात ध्यान रखनी है कि उसमें एक से ज़्यादा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ना हो एक साल में. ये बात ध्यान रखनी है. बहुत अच्छी बात है इसमें. अ मैंडेटरी 2-year गैप इज रिक्वायर्ड बिटवीन असाइनमेंट्स फॉर कॉन्करेंट ऑडिटर्स बिफोर दे कैन सर्व एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स. नो, इसमें सिर्फ 1 साल का गैप होना चाहिए. ठीक है, स्टैट्यूटरी और कॉन्करेंट ऑडिटर में 1 साल का गैप होना चाहिए. ठीक है, अ मैंडेटरी 1-year गैप इज रिक्वायर्ड बिटवीन असाइनमेंट्स फॉर कॉन्करेंट ऑडिटर्स बिफोर दे कैन सर्व एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स फॉर द सेम बैंक. अगर उसने एक कॉन्करेंट ऑडिटर की तरह रूप पे काम किया हुआ है तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनने के लिए उसको 1 साल का गैप लेना पड़ेगा. अब बोला है रिगार्डिंग द रिसेंटली इशूड गाइडलाइंस फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट्स. स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड फॉर 2 years इनिशियली विद द पॉसिबिलिटी ऑफ एनुअल डिप्लॉयमेंट ऑफ नेक्स्ट 2 years. नो, दिस इज रॉन्ग. क्योंकि देखो 3 साल की बात होती है, तो दे आर अपॉइंटेड फॉर 1 year इनिशियली. तो उनको पहले 1 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है विद द पॉसिबिलिटी ऑफ एनुअल डिप्लॉयमेंट ऑफ नेक्स्ट 2 years. उसके बाद से नेक्स्ट 2 years के लिए उनका दोबारा से रीअपॉइंटमेंट होता है. तो ध्यान रखना 3 साल की, उसे याद रखना 1 year + 2 years से. बैंक मस्ट एनुअली रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स एंड रिपोर्ट एनी सिग्निफिकेंट इशू ऑफ नाबार्ड विद इन 6 months. नो, विद इन 2 months. हमें ये ध्यान रखना 2 months. बैंक मस्ट एनुअली रिव्यू द परफॉर्मेंस. बैंक को क्या करना है,
बैंक को स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स की परफॉर्मेंस को रिव्यू करना है, और अगर कुछ भी उसको गलत लगता है तो उसको नाबार्ड को रिपोर्ट करना है विद इन 2 महीने में उसको रिपोर्ट कर देना है। फिर आता है थर्ड ऑप्शन, एन ऑडिटर ऑडिट फर्म कैन नॉट बी रिअपॉइंटेड इन द सेम बैंक फॉर 6 years आफ्टर कंप्लीटिंग अ फुल और पार्ट टेन्योर। ओके, ये बात बिल्कुल ठीक है। मान लो एक ऑडिटर ने अगर अपना पूरा या आधा टेन्योर कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद से वो रिपॉइंट कब तक नहीं हो सकता, 6 साल तक रीअपॉइंट नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल ठीक है भाई साहब। तो आपका पहला दूसरा तो गलत हो ही गया है, तो यानी ओनली 3 वुड बी द आंसर। नाउ वी आर कमिंग टू आवर 24th क्वेश्चन। व्हाट इट इज सेइंग रिगार्डिंग द रिसेंटली इशूड आरबीआई द मैंडेट गाइडलाइंस फॉर ऑन टैप लाइसेंसिंग ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ऑन टैप है, हमें ये याद रखना है कि एक टैप पर आपका लाइसेंस मिल जाएगा स्मॉल फाइनेंस बैंक का, ये मतलब है। द मिनिमम पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल नेटवर्क रिक्वायरमेंट फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक इज 200 करोड़ रुपए। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, इट हैज़ टू बी 200 करोड़ रुपए, ये हमें याद रखना है। उसके बाद बोल रहा है पेमेंट बैंक्स कैन अप्लाई फॉर कन्वर्जन टू एसएफबीज आफ्टर 3 years ऑफ ऑपरेशन। नो नो नो, पेमेंट बैंक एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होने के लिए उनको कितना टाइम ऑपरेशन रखना पड़ेगा, 5 साल का ऑपरेशन रखना पड़ेगा। और ऐसी कौन सी बैंक है जिसने ऐसा सबसे पहला इनविटेशन दिया है कि उनको पेमेंट बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाना है, वो है कौन सा, फिनो पेमेंट, ये आपको याद रखना है। प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ट्रांजिशन इनटू एसएफबीज मस्ट हैव एन इनिशियल नेट वर्थ ऑफ 100 करोड़। जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात कर रहा है वो, तो उनके पास इनिशियल वर्थ तो होनी चाहिए 100 करोड़ रुपए, बट इट हैज़ टू बी इंक्रीज टू 200 करोड़ विद इन 5 years। बिल्कुल सही बात है, मतलब उनके पास इनिशियल 100 करोड़ तो होना चाहिए, बट वो 100 करोड़ 200 करोड़ में बन जाना चाहिए विद इन 5 साल की बात कर रहा है, ठीक है, ये याद रखना। तो 1 और 3 आपका इसमें सही हो जाएगा। नाउ 25th क्वेश्चन है आपका, एसएफबीज विल बी गिवन शेड्यूल बैंक स्टेटस इमीडिएटली अपॉन कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशंस। बिल्कुल बात ठीक है, तो जैसे ही वो अपना ऑपरेशन कमेंस कर देंगी उनको शेड्यूल बैंक का स्टेटस मिल जाएगा एसएफबीज को, ठीक है। द लाइसेंसिंग विंडो ऑफ एसएफबीज विल बी ओपन पीरियोडिकली एज पर द, नो 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 नो, नॉट पीरियोडिकली, ऑन टैप है ये तो, ठीक है, ऑन टैप। द लाइसेंसिंग विंडो इज ऑन टैप, भाई आपने टैप किया आपको लाइसेंस मिल गया, ठीक है जी। फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड अप्लाइड फॉर कन्वर्जन टू एसएफबी ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड दिस, तो दिस यस दिस इज राइट। तो सेकंड इज रॉन्ग ऑब्वियसली, 1 and 3 would be the right answer. 1 and 3 would be A. Now we are coming to the 26th question. What 26th question is regarding recently issued RBI's guideline on foreign exchange risk management. Identify the accurate statements. Foreign exchange cash tomorrow and spot contracts are offered to both retail and non-retail users. Yes. तो ये तो आपको सबको पता ही, आपने फाइनेंस पढ़ा होगा कि फॉरेन एक्सचेंज कैश टुमारो दिस स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑफर्ड टू बोथ रिटेल एंड नॉन रिटेल। बिल्कुल बात ठीक है जी। नॉन रिटेल यूजर्स आर एलिजिबल फॉर अ वाइडर रेंज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज प्रोडक्ट्स एज कम्पेयर टू नॉन रिटेल। बिल्कुल ही बात ठीक है, जो नॉन रिटेल है उनको ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलते हैं और रिटेल वालों को कम मिलते हैं। नॉन रिटेल के लिए एलिजिबिलिटी भी पता होनी चाहिए कि नॉन रिटेल आप कैसे बोलोगे भाई किसी आदमी को नॉन रिटेल यूजर्स में आ जाता है। वो नॉन रिटेल यूजर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि या तो अगर आपके एक इंसान के पास नेट वर्थ जो होगी वो नेट वर्थ 500 करोड़ हो, ठीक है, तो नॉन रिटेल में आ जाएगा। या फिर जो उनका मिनिमम टर्नओवर हो, मिनिमम टर्नओवर में कितना होना चाहिए, 1000 करोड़। अगर मिनिमम टर्नओवर आपका 1000 करोड़ है और नेटवर्थ आपकी 500 करोड़ रुपए है तो वो नॉन रिटेल में काउंट होते हैं, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि डिलीवरेबल एंड नॉन डिलीवरेबल फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग INR आर ऑफर्ड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन in terms of purpose. Deliverable and non-deliverable foreign exchange derivative contracts involving INR are offered without any restrictions. So this is wrong actually. It has to be without involving. ठीक है, अगर वो INR को इन्वॉल्व नहीं करते तो उनमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। अब बोल रहा है कि इन्वॉल्विंग INR, तो अगर इंडियन नेशनल रुपीज में होगा तो ऑब्वियसली उसमें रिस्ट्रिक्शन होगा, तो दिस वुड बी रॉन्ग। ओके, तो आंसर वुड बी 1 and 2।
तो इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो ख़त्म हो गई है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और मैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज़ आपके सामने लाता रहूँगा। टिल देन, थैंक यू, शुक्रिया, ख्याल रखिए।